नमस्कार दोस्तों, बीके टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हम लोग हिंदी देखेंगे। और हिंदी में यहाँ पर आपको टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कराई जा रही है। और आज का जो मेरा प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 22 होने वाला है। इसके पहले जो है हम प्रैक्टिस सेट 21 का डिस्कशन, 21 तक का डिस्कशन जो है बहुत ही अच्छे ढंग से करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक सेट में आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य से क्वेश्चन लिया जाता है और पूरे हिंदी व्याकरण से यहाँ पर क्वेश्चंस को लिया गया है। और इसके अतिरिक्त जो है आपको जो है बढ़िया से क्या मिलेगा, यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं। यानी कि जो प्रश्न दिया रहता है उसके चारों ऑप्शंस को हम प्रीवियस क्वेश्चन से जोड़ के आपको डिस्कशन यहाँ पे कराते हैं, ताकि आपके एग्जाम्स में कहीं से भी प्रश्न न छूटे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सेट 22 से हम लोग पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। यहाँ जो है हिंदी से 80 प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ 71 से जो है शुरू हुआ है। देखते हैं 71 कह रहा है कि मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में अलंकार है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताए हैं कि जहाँ पर क्या हो, वर्णों की आवृत्ति हो, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ पर जो है म वर्ण आया हुआ है, म की आवृत्ति यहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो याद रखिएगा कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर जो होता है अनुप्रास अलंकार होता है। आप देख भी लीजिए, अलंकार के भेद पूछा जाए कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला याद रखिएगा शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार, तीसरा उभय अलंकार याद रखेंगे। अब देखिएगा, यदि आपसे कहता है कि शब्द अलंकार, कभी कभी पूछ लेता है कि शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो इसके जो होते हैं मुख्यतः 3 भेद होते हैं। इसको याद रखिएगा। पहला में आप अनुप्रास याद रख सकते हैं, अनुप्रास अलंकार। दूसरा में आप यमक अलंकार याद रख सकते हैं और तीसरा में आप याद रख सकते हैं श्लेष अलंकार याद रख सकते हैं। शब्द अलंकार के मुख्यतः 3 ही भेद होते हैं। याद रखिएगा, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो उसी को अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर 72 कह रहा है कि दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जथा थिर नाही, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो ध्यान दीजिएगा, इस पंक्ति में जो है चौपाई छंद है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप गिनेंगे, एक पंक्ति में जो है मात्राओं की संख्या जो है, इसमें चौपाई में मात्राओं, कुल मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 16 होती है। जब इसमें आप गिनेंगे, काउंट करेंगे, तो आपको मात्रा जो होगा आपको 16 दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि जो लघु मात्रा होगा, लघु जो मात्रा होगा उसके लिए 1 काउंट करते हैं, और जो दीर्घ मात्रा होता है उसके लिए हम लोग 2 काउंट करते हैं। और याद रखिएगा यहाँ से कि आपका चौपाई जो है सममात्रिक छंद है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। और ये छंद शब्द जो है किस धातु से बना हुआ है, तो याद रखिएगा ये संस्कृत के जो है छीदी धातु से बना हुआ है। संस्कृत के छीदी धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है ढकना, जिसका अर्थ होता है छीदी का अर्थ क्या होता है, ढकना होता है। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें भाववाच्य का उदाहरण जो हो जाएगा, शीला से खाया नहीं जाता अब चला जाए। ठीक है ना, ये दोनों जो है भाववाचक के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और सी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा थोड़ा सा, ये जो है क्वेश्चन जो है वाच्य से लिया गया था। किससे, वाच्य से लिया गया था। याद रखिएगा, वाच्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद, 3 भेद होते हैं। पहला याद रख सकते हैं आप जो है कतरीवाच्य, दूसरा क्रमवाच्य और तीसरा भाववाच्य याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। यानी कि जो अर्थ में सही नहीं होगा वही आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं, अनिल का मतलब क्या होता है, अनल होता है।
अनिल अनिल और अनल, अनिल और अनल शब्द दिया है। तो अब देखिएगा इसका अर्थ आपको कैसे निकलेगा। इस अनिल का अर्थ देखिएगा, इस अनिल का अर्थ क्या होता है, हवा होता है, और इस अनल का मतलब क्या होता है, आग होता है। बिल्कुल ये सही है। अब देखिएगा दूसरा इसमें दिखाते हैं आपको। देखिएगा अली का मतलब जो होता है ना, मोड़ नहीं होता है। इस अली का मतलब मोड़ नहीं होता है। इस अली का मतलब क्या होता है, भावड़ा होता है। याद रखिएगा, हर शिकार से अली दिया है उसका मतलब क्या होता है, भावड़ा होता है। और जो बड़ी मात्रा से दिया है उसका मतलब सखी होता है। तो यही गलत था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा गलत वाला आपका सही हो जाएगा, 74 का बी हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कि आदि का मतलब होता है आरंभ, और बड़ी ई से जो आदि लिखा गया है यहाँ इसका मतलब अभ्यस्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य चुनिए। तो ध्यान रखिएगा, अशुद्ध का मतलब क्या होता है, गलत होता है। जो गलत होगा वही सही होगा। तो ध्यान दीजिए, पहला कह रहा है कि कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं। तो यहाँ अनेक नहीं लिख के क्या लिखना चाहिए, इसको अनेक लिखना चाहिए। ये अनेक शब्द, अनेक जो है अपने आप में क्या है, बहुवचन है। तो यहाँ पर अनेकों नहीं होगा, तो यही जो है गलत है। तो जो गलत होगा वही सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 76 नंबर की सद्भावना शब्द में समास है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि सद्भावना का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका अर्थ होता है अच्छा भावना। क्या होता है, अच्छा भावना। तो आपको हम बताए हुए हैं समास पे कि जब भी जो है विशेषण मिल जाए और विशेष से मिल जाए, विशेषण और विशेष से रहे, तो वहाँ पर जो होता है आपका कर्मधारय समास होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। और आप याद रखेंगे हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। यदि आपसे कहता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 77 नंबर देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि गोदान किसकी रचना है। गोदान जो है हिंदी की सर्वश्रेष्ठ रचना है, और ये जो है गोदान जो है पूर्ण उपन्यास है। क्या है जी, पूर्ण उपन्यास है। और ये गोदान किसका लिखा गया है, तो प्रेमचंद्र जी का पूर्ण उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा प्रेमचंद्र का मूल नाम याद रखिएगा, इनका मूल नाम जो होता है धनपत राय होता है, मूल नाम धनपत राय होता है। और इनका अधूरा उपन्यास भी याद रखिएगा, इनका अधूरा उपन्यास जो है मंगलसूत्र जो है इनका अधूरा उपन्यास है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। यदि आपसे पूछता है कि गोदान उपन्यास की रचना कब होती है, तो 1936 ईस्वी में। और गोदान जो है आपका एक पूर्ण उपन्यास है, इनका अधूरा उपन्यास कौन सा हो जाएगा, मंगलसूत्र हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर कह रहा है कि अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अज्ञे का पूरा नाम जो होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे होता है। इनको जो है कितनी नावों में कितनी बार पर कौन सा पुरस्कार मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप याद रखिएगा ये भग्नदूत जो है इन्हीं की रचना है, इत्तल्यम जो है इन्हीं की रचना है, अज्ञे जी की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 79 किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह स्थान बहुत अच्छा है, इसमें जो है अच्छा जो है क्या है, विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और आप ध्यान भी रखेंगे कि विशेषण के जो होते हैं 4 भेद होते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। पहला जो होता है आपका जो होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा जो होता है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सर्वनामिक विशेषण होता है। और आपसे अगर प्रश्न कहता है कि सर्वनामिक विशेषण को और किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा इसको हम लोग संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर, 80 भी बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो प्रेम सागर जो है किसका रचना है, तो ये ऑप्शन में नहीं दिया है। ध्यान रखिएगा प्रेम सागर जो है लल्लू लाल का क्या है, रचना है। किसका है, लल्लू लाल का
रचना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा 80 का। अब चलिएगा देखिएगा, अगर उस्मान का रचना पूछे तो याद रखिएगा उस्मान का चित्रावली, क्या याद रखेंगे, उस्मान का चित्रावली याद रखेंगे। और सदल मिश्र जो थे कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज था वहाँ पर सदल मिश्र जो थे प्रधान अध्यापक के रूप में कार्यरत थे। और सदल मिश्र की एक रचना है नासिकेतोपाख्यान, याद रखिएगा नासिकेतोपाख्यान जो है सदल मिश्र की रचना है। और जो सुंदर दास जो हैं ये भक्ति काल के जितने भी कवि हैं सबसे पढ़े लिखे और शिक्षित कवि जो हैं कौन है, सुंदर दास हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 81 नंबर देख लीजिएगा। कह रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। ध्यान रखिएगा इनकी आत्मकथा के कितने भाग हैं जी, तो 4 भाग हैं। कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। उसमें से ये जो है पहला भाग है, क्या है जी, पहला भाग है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या है, पहला भाग है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। कितना, ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा इनका जो आत्मकथा है 4 खंडों में बटा हुआ है। कितने खंडों में, 4 खंडों में बटा गया है, जिसमें पहला जो है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो आता है 1969 में इनकी आत्मकथा का पहला खंड है। और दूसरा जो है नीर का निर्माण है, नीर का निर्माण फिर है। तीसरा है जो बसेरे से दूर है। और चौथा जो है आपका 10 द्वार से सोपान तक, याद रखेंगे। चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 82 नंबर देखिएगा। कह रहा है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है। किस भाषा के लिए जी, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है। तो यहाँ तो ऑप्शन में कोई नहीं दिया है, हरिवंश राय बच्चन भी नहीं है, विष्णु डे भी नहीं है, सुमित्रानंदन पंत भी नहीं है। आप याद रखेंगे कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता, यानी कि प्रथम हिंदी साहित्य किसे मिला था, तो ये मिला हुआ है आपको माखनलाल चतुर्वेदी को मिला हुआ है। बहुत बार हम चर्चा भी किए हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी को जो है किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो हिम तरंगिणी पर। किस पर, हिम तरंगिणी पर इनको क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और आपको हम बताए हैं कि इन्हें जो है हिम तरंगिणी पर जो है 1955 ईस्वी में क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और साहित्य अकादमी के क्षेत्र में ये क्या है, पुरस्कार के क्षेत्र में प्रथम विजेता रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी एक कविता है पुष्प की अभिलाषा, बढ़िया कविता है, याद रखिएगा। अब देखिएगा आपको पता भी होगा कि जो सुमित्रानंदन पंत हैं इन्हें भी कौन सा पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। काली रात और बूढ़ा चांद, काली रात और बूढ़ा चांद। यही क्वेश्चन जो है STET 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो काली रात और बूढ़ा चांद पर सुमित्रानंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है 83 नंबर देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। 83 कह रहा है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए जो हमेशा जो है एक वचन में प्रयोग होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये जो है आप देख रहे हैं कि पानी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है, एक वचन में हमेशा प्रयुक्त होता है। और समाचार पत्र का भी प्रयोग हमेशा एक वचन में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिएगा जो होश है और लोग है इसका प्रयोग जो होता है बहुवचन में होता है। किसमें, बहुवचन में होता है। प्राण और बाल का ही प्रयोग किस में होता है जी, बहुवचन में होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे अगर पूछा जाए कि वचन, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 84 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो जहाँ पर भी निजवाचक का है तो यहाँ पर देखिएगा अगर किसी वाक्य में अपने आप दिया रहे या खुद दिया रहे या स्वयं दिया रहे या आप शब्द दिया रहे तो वो जो होता है आपका जो होता है निजवाचक के अंतर्गत आता है। तो देख लीजिए यहाँ कह रहा है कि आज अपनापन कहाँ है। तो अपनापन चाहे अपने आप एक ही चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा।
आज अपनापन कहाँ है, आप भला तो जग भला, ये भी है आप भला तो जग भला। इसमें जो है देखिएगा, यह मेरी निजी पुस्तक है, निजी का मतलब स्वयं की पुस्तक है, खुद की पुस्तक है। तो यहाँ पर जो होगा बताइए, तीनों जो है ए है, सी है और बी, तीनों सही है। इसका मतलब जो है एक से अधिक सही है। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम लोग जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, लेकिन आप ध्यान देंगे अगर पूछा जाए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो याद रखिएगा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछे कि सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है तो 11 याद रखेंगे। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 85 नंबर देखिएगा। करेक्ट निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में सही सही प्रदर्शित किए गए हैं। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ जो है धमाका में कौन सा प्रत्यय है, लड़ाकू में और उड़ाक में और छिलका में। तो आप देख लीजिए इसमें जो होगा आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिएगा हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर धमाका लिखा गया है, क्या लिखा गया है, धमाका। तो धमाका में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, धमाका में आका हो जाएगा। यहाँ लड़ाकू लिखा गया है तो लड़ाकू में जो होगा आकू प्रत्यय हो जाएगा, कौन सा, आकू प्रत्यय हो जाएगा। उड़ाक लिखा गया है तो उड़ाक में बताइए कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इसमें जो होगा आक प्रत्यय हो जाएगा, कौन, आक प्रत्यय हो जाएगा। छिलका में कौन सा प्रत्यय, का हो जाएगा। तो देखिएगा ऑप्शन में दिया है क्या, आका आकू आक का, आका आकू आक का, आका नहीं दिया है, ऑप्शन में नहीं दिया है, इसमें किसी में भी नहीं दिया है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 85 का ई हो जाएगा। और याद रखिएगा जो प्रत्यय जो होते हैं, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तदित प्रत्यय और दूसरा होता है कृदंत प्रत्यय होता है। और प्रत्यय 2 शब्दों के मेल से बनते हैं। प्रतिधन अय के मेल से क्या बनता है, प्रत्यय बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 86 नंबर कह रहा है कि एक ओर अजगरहि लखी एक ओर मृगराय, बिकट बटोही बीच ही पड़यो मूर्छा खाए। यानी कि देखिएगा इसमें कहा जा रहा है कि एक ओर क्या है, अजगर है, अजगर दिखाई देता है, और एक ओर जो मृगराय मतलब शेर, एक ओर अजगर दिखाई दिया, एक ओर शेर दिखाई दिया। तो उसी बीच में कोई आदमी जो है मूर्छा खा कर गिर गया, यानी कि डर के मारे गिर गया। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है कौन सा रस है, तो भयानक रस है। भयानक रस का मतलब भय। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर कहा जाए कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो इसका भय होता है। अगर कहा जाए कि वीर रस का उस अस्थायी भाव क्या होता है, तो उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो क्रोध होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कहा जाए कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8 बताई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। अच्छा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है, ये धर्म शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब जो होता है गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और आप याद भी रखेंगे कि अलंकार जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला याद रखिएगा शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभया अलंकार होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 88 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में कतरीवाच का प्रयोग हुआ है। तो कतरीवाच, सबसे पहले आप समझ जाइए कि वाच्य जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है कतरीवाच, दूसरा क्रमवाच, तीसरा जो होता है भाववाच। तो जिसमें कर्ता की प्रधानता रहे उसको कतरीवाच, जिसमें क्रम की प्रधानता रहे उसको क्रमवाच, जिसमें भाव की प्रधानता रहे उसे भाववाच्य बोला जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें सूटेबल ऑप्शन जो है कतरीवाच का दिखाई दे रहा है कि मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, ये कतरीवाच में होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है। अर्ध विराम चिन्ह, ध्यान दीजिएगा अर्ध विराम का चिन्ह कैसे होता है, कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ये लिखा गया है बी नंबर में, ये अर्ध विराम का चिन्ह है। क्या है, अर्ध विराम का चिन्ह है।
और ऐसे अगर देता तो ये जो होता आपका कोमा हो जाता, यानी कि इसको अल्प विराम हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, मैं गाने की कसरत करता हूँ। गाने का कसरत नहीं किया जाता है, क्या किया जाता है? गाने का अभ्यास किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, यही सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में देखिएगा, कह रहा है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि बिनु का मतलब बिना, पग मतलब पैर, बिना पैर के कोई चल रहा है, सुने बिनु काना, बिना कान का कोई सुन रहा है, ठीक है ना। तो जब ऐसा बात आएगा तो वहाँ पर जो होता है विभावना अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। आप याद रखिएगा विभावना अलंकार में कि जहाँ कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना पाया जाए, जहाँ कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना पाया जाए, वहाँ पर जो होता है आपका विभावना अलंकार होता है। जो ऑप्शन में नहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहे कि जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अलंकार होगा। तो आपको बताए हैं कि वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा, जहाँ वर्ण की आवृत्ति होगी तो अनुप्रास हो जाएगा। श्लेष में आप याद रखेंगे कि एक ही श्लेष का अर्थ जो होता है चिपकना होता है। क्या होता है? चिपकना होता है। कहने का मतलब क्या है कि एक शब्द दिया रहेगा और उसके जो है कई अर्थ यहाँ से निकलेंगे। एक शब्द होगा, उसके कई अर्थ निकलेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? श्लेष हो जाएगा। और यमक कहने का मतलब क्या कि एक शब्द के क्या होंगे? एक शब्द के दो अर्थ निकलेंगे। एक शब्द के कितने निकलेंगे? यमक में आप याद रखेंगे कि इसमें जो होगा एक शब्द होगा और एक ही शब्द जो होगा दो बार आ सकता है या तीन बार आ सकता है, और तीनों बार जो होगा अर्थ जो होगा अलग अलग होगा। यानी कि एक ही शब्द होगा वो एक बार, दो बार या तीन बार आ सकता है, तीनों बार अर्थ क्या होगा? अलग अलग उसका होगा। तो वही होता है यमक अलंकार होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देख लीजिए। 93 कह रहा है यहाँ पर कि जो मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, उसे क्या कहते हैं? अभी बताए थे कि जिसमें 16 मात्राएं होती है उसको चौपाई छंद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यहाँ पर 94 कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? तो यहाँ पर आपादान हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो से है, यानी कि वृक्ष से पत्ते अलग हो जा रहे हैं, तो अलगाव के सेंस में जो होता है आपादान कारक होता है। और कारक के कुल 8 भेद होते हैं, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 95 का है क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है का मतलब जो गलत है वही क्या होगा? सही होगा, आंसर सही होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कह रहा है आपका कि समयवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत ये पीछे आता है क्या? तो पीछे वाचक के नहीं, समयवाचक के अंतर्गत नहीं आता है। ये जो होता है समय स्थानवाचक के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इसका शुद्ध होगा ये वाला होगा, यानी कि ये पहला गलती दिया था, तो ये भी हमारा सही होगा। अब देखिएगा परिमाणवाचक के अंतर्गत, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत सर्वत्र आता है क्या? तो सर्वत्र जो है नहीं आता है। निश्चय बोधक क्रिया विशेषण के अंतर्गत बेशक आता है क्या? तो बेशक जो होता है निश्चय के अंतर्गत नहीं आता है, ये रीतिवाचक के अंतर्गत आता है। तो ये भी गलती था, ये भी गलती था, ठीक है ना आपका। यानी कि तीनों गलत है। तो तीनों गलत है, एक से ज़्यादा गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका तीनों में से ए बी सी कोई सही नहीं था, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 96 नंबर कह रहा है कि अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सा है? तो इसका मतलब ये होता है कि दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। इसका मतलब होता है कि अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 96 का बी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 97 कह रहा है सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस सर का मतलब क्या हो जाएगा। इस सर का मतलब जो होता है बाण होता है, बिल्कुल सही है। और इस सर का मतलब क्या हो जाएगा, क्या भला आदमी होगा। इसका मतलब जो होता है आपका मस्तक होता है, क्या होता है, मस्तक होता है। तो ये जो था गलती था, आपको सही युग्म चुनना है ना। देखिएगा आकर का मतलब क्या होता है, खान होता है, बिल्कुल सही है। आकार का मतलब जो होता है आकृति होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम वो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा इसमें देख लीजिए, यहाँ पर जो कुल दिया गया है, इस कुल का मतलब क्या होता है, वंश होता है। और इस कुल का मतलब क्या होता है, इस कुल का मतलब होता है किनारा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, दीर्घ मात्रा से होगा तो किनारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 98 कह रहा है कि प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र जी को भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, लोकायतन जो है अंतिम रचना है, अंतिम काव्य है, अंतिम काव्य है। ये अंतिम काव्य किसका है, तो सुमित्रा नंदन पंत का है। और लोकायतन कृति के लिए ही इन्हें क्या मिला है, तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप जानते हैं कि रामविलास शर्मा का निबंध क्या है, परंपरा का मूल्यांकन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर कह रहा है कि पशु पाशु पण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म कौन सा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस पशु का मतलब जो होगा जानवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस पशु का मतलब जानवर हो जाएगा। और यहाँ पर पाशु दिया है, तो इसका मतलब जो होता है रेत होता है। और पण का मतलब आप जानते हैं, पण का अर्थ होता है मूल्य होता है। तो देख लीजिए कहाँ दिया है, जानवर रेत मूल्य, जानवर रेत मूल्य नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है। समुच्चय बोधक अव्यय का मतलब क्या, कि जोड़ने वाला है। जोड़ने वाला कौन होता है, जैसे किंतु परंतु लेकिन बल्कि और, ये सब जोड़ने वाला होता है। यहाँ पर देख लीजिए, सीता और गीता पढ़ती है, तो सीता और गीता को और जोड़ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 101 का सी हो जाएगा। और याद रखिएगा, जो समुच्चय बोधक शब्द जो होते हैं, ये जो होते हैं अव्यय हैं। ये दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 102 नंबर देखिए, कह रहे कि आत्मनिर्भरता, ये क्या है, निबंध है। इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए कि हिंदी प्रदीप, हिंदी जो प्रदीप पत्रिका है, इसके संपादक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और आत्मनिर्भरता जो निबंध ये आया हुआ था, ये कब आया हुआ था, 1893 में ये प्रकाशित होता है। और आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल से जो है STD 2025 में पूछा हुआ था कि कविता क्या है, ये किसकी रचना है। तो याद रखिएगा, कविता क्या है, ये जो है रामचंद्र शुक्ल की रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 103 नंबर देख लीजिए। 103 कह रहा है कि बोलने दो नीर को किसकी काव्य कृति है। तो ये जो है आपका जो है नरेश मेहता का लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप जानते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत को हम लोग प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। STD 2025 में पूछा था कि किसे प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं, तो याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो आपको बताया था कि जहाँ पर ऐसा चिन्ह मिले, योजक चिन्ह मिले, वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ऐसा चिन्ह मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है 105 नंबर कि यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो काल जो होगा आपका हेतु हेतु मध्य भूतकाल से ये
वाक्य लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और याद रखिएगा इसमें जो काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 106 नंबर, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस भाषा से संबंधित है, तो ये जो है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा कि अंग्रेजी भाषाओं में भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, और सबसे पहला जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो जी शंकर कुरूप जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? तो ध्यान रखिएगा ये जो है आपके जो है समवृत्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। किस स्वर के? समवृत्त स्वर के ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। जो ऑप्शन में नहीं दिया है तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? कोई नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो आप याद रखेंगे तालु हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। तो इस चीज़ को इतना ध्यान रखना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 108 नंबर देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा रेहन पर रघु रचना किसका है, तो काशीनाथ सिंह का है। और इसी रचना पर काशीनाथ सिंह को कौन सा पुरस्कार मिलता है, तो याद रखिएगा इनको मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। यानी कि काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 109, कल कानन कुंडल मोड़ पखा उड़पे बनमाल विराजती है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क वर्ण की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। क की आवृत्ति हो रही है। तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर जाहिर सी बात है कि 109 का ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 110 नंबर, निम्नलिखित में से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम को आप इंग्लिश में कहते हैं कोमा। तो कोमा ऐसे ही तो देते हैं ना। तो बताइए कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा सही ऑप्शन तो यही हो जाएगा। कोमा ऐसे लिखते हैं, तो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? यानी आपको हम बताए थे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व रचना पर क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। कब? 1973 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भवानी प्रसाद मिश्र को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। बुनी हुई रस्सी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो भवानी प्रसाद मिश्र को मिला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 112, 2002 में दो पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? कब जी? 2002 में दो पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो ध्यान रखेंगे ये राजेश जोशी को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। इनकी रचना कौन सी है? तो दो पंक्तियों के बीच, इसी रचना पर इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 113 हो जाएगा, और कह रहा है कि करुणालय के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो होंगे जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा 113 का। और याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद का रचना जो है चित्राधार। क्या है? चित्राधार। और कानन कुसुम जो है जयशंकर प्रसाद का ही रचना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 114, निम्नलिखित में से किसने सप्तांग राजनीतिक तर्कसंगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ध्यान देंगे ये जो है कौटिल्य ने इसको प्रतिपादित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो तुलसीदास का ये जो रामचरितमानस है, क्या है जी? रामचरितमानस है। इसको किस छंद में लिखा गया है रामचरितमानस को? तो याद रखेंगे इसे चौपाई छंद में लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 115,
महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम क्या था? तो उनके आश्रयदाता का नाम जो था शिवाजी था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 116 उसी से रिलेटेड है। छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथ के नाम है। तो देखिएगा, छत्रपति शिवाजी के प्रशस्ति में 2 ग्रंथ लिखा गया है, शिवा बावनी और शिवराज भूषण है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 116 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 117 मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, मुक्ति बोध रचना किसका है? तो जैनेन्द्र कुमार है। इसके लिए इन्हें जो है पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और याद रखिएगा, जैनेन्द्र कुमार की रचना परख पर भी इन्हें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 118 कह रहा है कि पूस की रात कहानी के रचयिता हैं। तो इसके कहानी के रचयिता जो हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। और यह कहानी कब प्रकाशित होती है? तो याद रखेंगे, यह कहानी जो है आपका 1921 में प्रकाशित होती है। और यह कहानी जो है किस पत्रिका में छपती है? तो माधुरी पत्रिका में ये कहानी छपती है। कब छपती है? तो 1930 ईस्वी में छपती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। निराला की रचना कौन सी है? तो जूही की कली है। इनका जो है परिमल है, कुकुरमुत्ता है, गीतिका है, जूही की कली है, निराला की ही रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 119 नंबर देख लीजिए। मैथिली शरण से है। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो ये जो है ये द्विवेदी युग से संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध भी द्विवेदी युग के कवि हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 120 जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो अभी बताए थे निराला जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। याद रखिएगा, महादेवी वर्मा को यामा रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। चलिए 121 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? कौन सा नाटक जो है उपनिषद काल पर आधारित है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है जनमेजय का नाग यज्ञ। ये क्वेश्चन जो है एसटीईटी में पूछा गया है। जनमेजय का नाग यज्ञ जो है ये नाटक जो है उपनिषद काल पर आधारित है। और ये रचना जो है किसका नाटक है ये? तो याद रखिएगा, ये रचना जो है जयशंकर प्रसाद का रचना है। पाप और प्रकाश भी है, करुणालय है और जनमेजय का नाग यज्ञ भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 122 किसी ऐतिहासिक पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन डैश निबंध कहलाता है? ये जो होता है विवरणात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 देखिएगा, कह रहा है 123 नंबर कि एकांकी में अन्वित अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? तो याद रखिएगा, कार्य की गणना किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 124 नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? तो ये जो है भरत मुनि ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। 124 का सी हो जाएगा। और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को क्या बोला है? पंचम वेद बोला है। और इनके अनुसार जो है कहा जाए कि रस कितने होते हैं? तो रस जो होते हैं 8 होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 125 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो ये जो है आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक जो हैं बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं, इनकी आत्मकथा है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 126 नंबर कह रहा है कि हिंदी में रिपोर्टाज विद्या का जनक किसे माना जाता है? तो रिपोर्टाज विद्या का जनक जो है शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 127 मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? हूबहू यही क्वेश्चन जो है एसटीईटी 2025 में आया हुआ है, आप देख लीजिएगा। कह रहा है कि मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? तो ये जो है क्या है जी? जीवनी है।
क्या है, जीवनी है। और आप याद भी रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि मिला तेज से तेज में किसकी जीवनी को दिखाया गया है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की, किसकी, सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी दिखाया गया है। और ये मिला तेज से तेज का है कि ये किसकी रचना है, तो याद रखिएगा ये रचना जो है आपका सुधा चौहान की रचना है। मिला तेज से तेज सुधा चौहान की रचना है और इसमें जीवनी दिखाया गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी दिखाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 128। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है, तो इनकी भाषा कौन सी है जी, पूर्वीपन है। क्या है जी, पूर्वीपन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन आप याद रखिएगा ये इनकी जो भाषा है पूर्वीपन तो है ही, लेकिन उसमें जो है बांग्ला भी आता है और ब्रज भाषा का भी ये प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। बिहारी हिंदी का नामकरण किस विद्वान ने किया, याद रखिएगा ये ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया है। बिहारी हिंदी का नामकरण किसके द्वारा दिया गया है, ग्रियर्सन के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनका जो है एक ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, जो 1888 में आता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का क्वेश्चन जो है 130 नंबर। कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे, तो कालिदास त्रिवेदी जो थे औरंगजेब के दरबारी कवि थे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इनका एक रचना याद रखेंगे, वर वधु विनोद, इनकी क्या है एक रचना याद रखिए, पूछा जाता है। वैसे तो इनका रचना जो है रघुवंशम है, मेघदूतम है, अभिज्ञान शकुंतलम है, बहुत सारी रचना है। तो चलिए हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है 131 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि काव्य के कितने गुण होते हैं, तो याद रखिएगा काव्य के जो होते हैं 3 गुण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 132 का, 131 का जो होगा आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा विशेषण के कहे कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा विशेषण के 4 भेद होते हैं। और कहे कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा संधि के 3 भेद होते हैं। कहेगा कि काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के भी 3 भेद होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिएगा यहाँ से जो है आपको 132 से लेकर 150 तक, 132 से लेकर 150 तक जो रहता है गद्यांश से क्वेश्चन रहता है। तो गद्यांश कराना जो है हम जरूरी नहीं समझते हैं, आप लोग सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, पढ़ के इजी दिया रहता है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।